ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो कंटिन्यू करते हैं कंसाइनमेंट के एग्जांपल के साथ। तो जैसे कि प्रीवियस सेशन में अपन ने डिस्कस किए थे कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स कंसाइनमेंट के। तो कॉन्सेप्चुअल सर डिफरेंट नहीं थे, बट लैंग्वेज में डिफरेंट थे। सम को निकालने का तरीका अलग था, ठीक है। अदरवाइज जो कॉन्सेप्ट था सर वो वैसे का वैसा था, ठीक है। तो जो ये सम करने वाले हैं अपन इस क्लास में, ये सम जो है वो भी सर डिफरेंट नहीं है, बट इसमें जो सम्स को निकालने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो देखते हैं। मिस्टर ए कंसाइन गुड्स वर्थ ₹1,00,000 एट इनवॉइस प्राइस। तो यहाँ पर जो मिस्टर ए है उसने क्या किया, कंसाइन किया गुड्स को। किसे किया? मिस्टर बी को किया। और उसने बोला कि जो उसका इनवॉइस प्राइस था वो कितना था, ₹1,00,000 का। और यहाँ पर सर वहाँ पर आपको कॉस्ट भी मेंशन किया हुआ है कि वो उसका जो कॉस्टिंग था वो कितना पड़ रहा था मिस्टर ए के लिए। तो मिस्टर ए के लिए वो कॉस्टिंग था ₹1,00,000 का, लेकिन उसने इनवॉइस प्राइस कितना बनाया उसका, 1,00,000 का। इसका मतलब कि यहाँ पर जो लोडिंग का पोर्शन है वो कितना है, 20,000 का, ठीक है। तो 20,000 यहाँ पर लोडिंग का पोर्शन है। इन दैट केस यहाँ पर इनवॉइस प्राइसिंग किस पे कर रखी है, 1,00,000 पे। तो जो भी अपन अकाउंटिंग करेंगे वो किस पे करेंगे, 1,00,000 पे करेंगे, ठीक है। या फिर अगर आपको स्पेसिफाई कर रखा है कि सर कॉस्ट पे करना है, तो फिर 80,000 को लेके अपन को काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो जैसे वो बोलेगा वैसे करेंगे। अगर कोई भी चीज़ क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन द केस 1,00,000 को यूज़ करके अपन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। तो देखो आगे, ही मतलब कि मिस्टर ए ने पेड किया कैरेजेस एंड वेजेस 1,000 का। तो 1,000 का कैरेज एंड वेजेस का उसने पेमेंट किया। फ्लाइट का पेमेंट किया ₹1,600 का, एंड इंश्योरेंस का पेमेंट किया ₹1,200 का, ठीक है। तो ये जो एक्सपेंस थे वो किसके थे, कंसाइनर के, दैट इज मिस्टर ए के, ठीक है। आगे बोलता है द एजेंट मतलब कौन, मिस्टर बी, ठीक है। तो एजेंट पेड ऑक्ट्रॉय एंड फ्लाइट 400 का, गो डाउन रेंट 1,000 का, एंड फायर इंश्योरेंस 1,000 का। तो यहाँ पे जो ये खर्चे कर रहा है वो कौन कर रहा है, कंसाइनी कर रहा है। तो कंसाइनी के यहाँ पे 3 एक्सपेंसेस है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी अपन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे तो कंसाइनी के सारे जो एक्सपेंस है वो कंसिडर किए जाएंगे। लेकिन जब मैं वैल्यूएशन करूंगा क्लोजिंग स्टॉक का तो सिर्फ वही कंसिडर करूंगा जो अप टू द गोडाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर अप टू द गोडाउन कौन सा खर्चा है, ऑक्ट्रो एंड फ्लाइट वाला। इसके अलावा जो खर्चे थे वो आफ्टर द गोडाउन है। इन दैट केस जब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे तो ये जो 2 खर्चे हैं वो अपन कंसिडर नहीं करके चलेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। मिस्टर बी सोल्ड द गुड्स 45,000 ऑन क्रेडिट एंड 25,000 फॉर कैश। तो यहाँ पर मिस्टर बी ने क्या किया, गुड्स को बेचा 2 तरीके से। एक तो कैश में बेचा और एक क्रेडिट पे बेचा। तो कैश में कितना बेचा, 25,000 का, और क्रेडिट पे कितना बेचा, 45,000 का। तो देखो अभी तक जब सम पड़ा अपन ने डील किया उसमें यहाँ कहीं भी यूनिट का जो मेंशन है वो नहीं किया हुआ है। तो जैसे कि प्रीवियस पार्ट के अंदर अपन ने लास्ट एग्जांपल किया था सर, बिल्कुल वैसा एग्जांपल है। बट उस एग्जांपल में डिफरेंट, उस एग्जांपल में और इस एग्जांपल में डिफरेंट ये है कि वहाँ पर जो अपन अकाउंटिंग कर रहे थे वो कर रहे थे कॉस्टिंग पे। तो वहाँ पर जो लोडिंग का पोर्शन था उसका रिक्वायरमेंट नहीं था। बट इस केस में, इस वाले एग्जाम्पल में अपन को एक्स्ट्रा क्या करना पड़ रहा है, लोडिंग का पोर्शन देखना पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर आपने प्रीवियस क्लास वाला लास्ट का सम नहीं किया तो पहले वो सम करना, देन आफ्टर इस सम को करना, ठीक है। तो दोनों सर है तो सेम, बट वो कॉस्टिंग पे किया हुआ था, मतलब वो कॉस्ट प्राइस पे किया हुआ था सम। ये वाला जो सम है वो इनवॉइस प्राइस पे कर रहा है, ठीक है। तो इसको डिफरेंट तरीके से डील करना पड़ेगा। यहाँ पे लोडिंग के पोर्शन को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा, ओके। सो स्टॉक ऑफ इनवॉइस प्राइस 30,000 रिमेन्स अनसोल्ड। तो देखो यहाँ पर हर सम के अंदर अपन क्या करते थे, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते थे कि सर उसका अमाउंट कितना। बट यहाँ पर उसने पहले से आपको कैलकुलेट करके दे रखा है कि सर वो 30,000 रुपये का था, ठीक है। तो इस सम के अंदर क्या डिफरेंट है, यहाँ पर अपन को अनसोल्ड स्टॉक निकाल के दे रखा है, ठीक है। बट इसमें भी कुछ डिफरेंट है, वो देखेंगे कैसे। उसके बाद 5% कमीशन देना था आपको टोटल सेल के ऊपर। तो जितना आपका टोटल सेल बनेगा उसके ऊपर आपको नॉर्मल कमीशन 5% का देना है, एंड 2% कमीशन ऑन द क्रेडिट सेल्स, ठीक है। तो क्रेडिट सेल के ऊपर आपको कितना देना है, 2% देना है। तो यहाँ पर जो क्रेडिट सेल था वो कितना था अपने पास, 45,000 का, 2% अपन को कैलकुलेशन करना है। और अगर यहाँ पर क्रेडिट सेल्स नहीं गिवन होता तो अपन किस पे कैलकुलेट करते हैं इसको, टोटल सेल के ऊपर, ठीक है। तो ये आपका बुक का अजम्पशन है, ठीक है। अदरवाइज हमेशा किस पे देते हैं अपन कमीशन, डेलिकेटर क्रेडिट सेल के ऊपर, ठीक है। एंड इज पेबल टू द कंसाइनी, ये जो कमीशन था वो पेबल होगा कंसाइनी को। तो इस सम के अंदर आपको क्या रिक्वायरमेंट है, प्रिपेयर द कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए। तो मिस्टर ए कौन था, कंसाइनर, उसके बुक्स में आपको क्या बनाना है, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। तो देखो इस सम के अंदर
सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसमें यूनिट गिवन नहीं है, तो अपन को जितना भी काम करना है वो करना है टोटल अमाउंट के ऊपर। जैसे कि 1 लाख का यूज़ करना है तो यूनिट गिवन नहीं है, दैट इज़ द प्रॉब्लम। ठीक है, तो उसको कैसे डील करना था, जैसे कि अपन प्रीवियस पार्ट के अंदर जो लास्ट एग्जाम्पल डील किया था बिल्कुल वही है। तो जिस जिस तरीके से उसमें डील किया था बिल्कुल वैसे डील करना है इसको। ठीक है, तो वापिस से देखते हैं इसको। तो देखो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ओके, सो सबसे पहले क्या पुट करेंगे अपन, जो गुड्स उसने ट्रांसफ़र किया था कंसाइनी ने कंसाइनर को सॉरी कंसाइनर ने कंसाइनी को जितना गुड्स ट्रांसफ़र किया था, तो देखते हैं कितना ट्रांसफ़र किया था उसने, 1 लाख का। तो यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं था कि अकाउंटिंग किस पे करना है, तो अपन किस पे करेंगे, इनवॉइस प्राइस पे, दैट इज़ 1 लाख रुपीज़ पे। तो अभी तक देखो अपन को यूज़ नहीं करना पड़ा कोई भी यूनिट का, सीधा सीधा अमाउंट पता है अपन ने यूज़ कर लिया उसको, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितना, 1 लाख रुपीज़। ठीक है, दूसरी चीज़, जब मैंने आपको बताया था कि जब भी इनवॉइस प्राइस आपका अबव कॉस्ट होगा तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, लोडिंग के पोर्शन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। यहाँ पर जो इनवॉइस प्राइस था वो था 1 लाख रुपीज़ का, लेकिन आपको यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि जो अमाउंट आपने ट्रांसफ़र किया 1 लाख का, उसका जो कॉस्टिंग था वो कितना था, 80,000 का। तो उसमें लोडिंग का अमाउंट कितना, 20,000 का। सिंपल है ना, अगर आपको सिंपल सा पता है कि 80,000 का कॉस्टिंग था उसका और वो 80 का माल 1 लाख में दे रहा है, उसको ट्रांसफर कर रहा है, तो कितना लोडिंग छुपा हुआ उसमें, 20,000 का। ठीक है, तो इस 1 लाख में लोडिंग कितना है, 20,000 का, तो उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, रिवर्स एंट्री, दैट इज बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितना जाएगा सर, 1 लाख माइनस 80,000। ठीक है, तो बाहर आ जाएगा 20,000। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे अपन, एक्सपेंसेस को लेंगे। ठीक है, तो देखो कंसाइनर के कौन से एक्सपेंस थे यहाँ पर, ही पेड कैरेजेस एंड वेजेस। ओके, सो जब कंसाइनर का एक्सपेंस दिखता है कंसाइनमेंट अकाउंट में तो कैसे दिखाते हैं उसको, टू बैंक एक्सपेंसेस। ठीक है, तो पहला खर्चा क्या था इसका, कैरेज एंड वेजेस, कितना है सर, 1,000। उसके बाद था दूसरा खर्चा इसका फ्राइट, वो कितना है सर, 1,600 का। ठीक है, तो उसके बाद इंश्योरेंस था इसका 1,200 का। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया ये, 1,300, 3,800 ये लिख दिया हुआ। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे अपन, कंसाइन के साथ चलेंगे। तो उसने बोला कि द एजेंट पेड ऑक्ट्रॉई एंड फ्राइट 400 का, तो लिख देते हैं इसको। किस नाम से आएगा, बैंक से या फिर कंसाइनी के नाम से, कंसाइनी के नाम से, दैट इज मिस्टर बी। कंसाइनी कौन था, मिस्टर बी। ओके, सो मिस्टर बी ब्रैकेट में एक्सपेंसेस। ठीक है, तो पहला एक्सपेंस क्या था इसका, पहला एक्सपेंस था इसका ऑक्ट्रॉय एंड फ्राइट, कितना है सर, ये था 400 रुपीज़ का। उसके बाद था गोडाउन रेंट, वो कितना है सर, वो है 1,000 का। एंड एक खर्चा और था फायर इंश्योरेंस। ठीक है, वो कितना है, वो था अपना 1,200 का। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाता है ये, 1,000 प्लस 1,200 प्लस 400, दैट इज 2,600। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने वैल्यूज को पुट कर दिया। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ समझना, यहाँ पर जो लोडिंग का पोर्शन नहीं होता है, लोडिंग का पोर्शन होता है जिस वैल्यू पे आप ट्रांसफर करते हो। तो एक्सपेंस में थोड़ी है कि वो प्रॉफिट ऐड करके ट्रांसफर करेगा एक्सपेंस को भी। ठीक है, तो जो लोडिंग का पोर्शन होता है वो होता है परचेज, जो इनवॉइस प्राइस होता है उसमें लोडिंग होता है। तो इनवॉइस प्राइस में सर ये नहीं आते एक्सपेंसेस। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने क्या किया, पहले गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लिखा, देन आफ्टर कंसाइनर के एक्सपेंस लिखे, कंसाइनी के एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिए। अब क्या करेंगे, उसके बाद उसने सेल किया था, तो देखो सेल कितना किया था यहाँ पे, मिस्टर बी सोल्ड द गुड्स 45,000 ऑन क्रेडिट एंड 25,000 ऑन कैश। तो लिख देता है बाई मिस्टर बी ब्रैकेट में सेल्स। आपको प्रॉपर दिखाना पड़ेगा जब आपको सेपरेटली शो कर रखा हो कि कैश में कितना किया एंड क्रेडिट पे कितना किया। तो कैश में किया इसने 25,000 एंड क्रेडिट पे किया 45,000, दैट इज
70,000। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है अपन को, इसके बाद अपन को निकालना है अनसोल्ड स्टॉक। ठीक है, तो कोई लॉस तो था नहीं यहाँ पर, तो इस सम के अंदर, पूरे सम के अंदर कोई लॉस नहीं है। ठीक है, तो अपन को क्या निकालना है, बाकी रह गया यहाँ पर अब अनसोल्ड स्टॉक। ठीक है, बट एक बार अपन क्या करते हैं, कमीशन निकाल लेते हैं कि कमीशन का वैल्यू गिवन है अपन को 5% ऑन टोटल सेल एंड 2% कमीशन ऑन द क्रेडिट सेल। ठीक है, तो फटाफट से निकाल लेते हैं इसको। कमीशन को कैसे लिखते हैं अपन, टू कंसाइनी। ठीक है, टू गौरव, सॉरी टू मिस्टर बी, ब्रैकेट में लिखा देंगे कमीशन। तो जर्नल कमीशन कितना, एंड दूसरा कमीशन क्या है, डेल क्रेडिटर कमीशन। ठीक है, तो जनरल कमीशन बोलता था 5% ऑन द टोटल सेल्स। तो टोटल सेल कितना अपने पास 70,000, 70,000 का 5% निकाल लेंगे तो कितना होता है वो 3500। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि आपको 2% कमीशन देना ऑन द क्रेडिट सेल्स। तो यहाँ पर जो क्रेडिट सेल्स है वो कितना है अपने पास, वो था 45,000। तो 45,000 का 2% दैट इज 900। ठीक है, तो ये टोटल कमीशन आ गया आपका। ये था 3%, ये था 2%। ठीक है, सॉरी ये था 5% और ये था 2%। तो टोटल निकाल के बाहर लिख देंगे टोटल कमीशन कितना हो जाता है इनका। तो टोटल कमीशन हो जाएगा इसका 4400 रुपीज़ का। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन, क्लोजिंग स्टॉक निकाल देंगे। तो देखो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है सर क्लोजिंग स्टॉक निकालने में, यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर अपने पास यूनिट्स गिवन नहीं है कि कितना यूनिट अपन ने उसको ट्रांसफर किया, कितना यूनिट उसने बेच दिया और कितना यूनिट उसने नहीं बेचा। ठीक है, दैट इज अनसोल्ड स्टॉक का यूनिट अपन फाइंड आउट नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ ये आ रहा है कि यहाँ पर यूनिट्स नहीं गिवन है। लेकिन अब अपन को क्या करना पड़ेगा इस केस में, जो अमाउंट है उसका यूज करके क्लोजिंग स्टॉक को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो प्रीवियस क्लास में सम किया था वो सेम ऐसा सम था, लेकिन वहां पर सर जो वैल्यूएशन किया जा रहा था वो किस पे किया जा रहा था, कॉस्टिंग पे, क्योंकि जो उसका इनवॉइस प्राइस था वो था कॉस्ट पे। तो वहां पर अपन को स्टॉक रिजर्व निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अपन ने जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं, 1 लाख पे, दैट इज इनवॉइस प्राइस पे। और जो इनवॉइस प्राइस है वो कैसा है आपका, अबव कॉस्ट। ठीक है, तो जब सर अपन सम्स करते थे तो वहां पर अपन को गिवन होता था कि सर इतने का माल है, उसको इतना % ऐड करके वो ट्रांसफर कर रहा है। तो यहाँ पर वो परसेंटेज तो है भी नहीं कि कितना % ऐड करके बेचा उसने ट्रांसफर किया। हाँ, अमाउंट पता है मुझे कि सर 20,000 ऐड करके उसने ट्रांसफर किया। तो सर क्या अपन ये पता नहीं लगा सकते यहाँ पर कि कितना % ऐड करके ट्रांसफर किया होगा, क्योंकि अपन को ये पता है कि उसका टोटल वैल्यू कितना था कॉस्टिंग, वही कॉस्ट का माल कितने पे उसने ट्रांसफर किया, 1 लाख पे। तो जो डिफरेंस था 20,000 वो कितना % होगा। अगर मैं आपसे बोलूं जैसे अपन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल देते, आपकी कोई कॉस्ट पड़ रहा है 60,000 का। ठीक है, आपने उसको ट्रांसफर किया, दैट इज आपने उसको मानते बेच दिया 78,000 में। ठीक है, तो यहां पर परसेंटेज ये बनेगी सर कितना % ऐड करके उसने ट्रांसफर किया, क्योंकि अभी तक जो सम कर रहे थे उसमें क्या हो रहा था सर, अपन को ये पता था कि सर उसने कितना % ऐड करके ट्रांसफर किया। ठीक है, बट इस सम के अंदर अपन को ये नहीं पता कि सर कितना % ऐड करके ट्रांसफर कर रहा है वो। तो अपन को पहला काम क्या करना पड़ेगा सर, वो % निकालनी पड़ेगी सर इसने कितना % ऐड करके ट्रांसफर किया। क्योंकि देखो यहाँ पर हो रहा क्या है, यहाँ पर इसने बोला अपन को कि जो क्लोजिंग स्टॉक था वो था 30,000 रुपये का, लेकिन सर इसमें लोडिंग का % कितना है। अगर जब तक वो नहीं पता होगा तब तक मैं कैसे निकालूंगा कि लोडिंग का पोर्शन कितना। ठीक है, तो पहले ये तो पता करूँ कि % कितना है लोडिंग का पोर्शन, कितना % मार्जिन ऐड करके उसने ट्रांसफर किया, तब जाके मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसमें तो स्टॉक रिजर्व निकाल लूंगा। बट वो स्टॉक रिजर्व निकालने के लिए पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कि जब कंसाइनर ने कंसाइनी को ट्रांसफर किया था तो कितना % ऐड करके ट्रांसफर किया था। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले काम क्या करेंगे, तो जब भी ऐसा सम आएगा तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, % निकालेंगे कि सर कितना % ऐड करके ट्रांसफर किया। अदरवाइज तो अपन पता नहीं लगा पाएंगे कि 30,000 में लोडिंग का पोर्शन कितना। ठीक है, तो पहला काम क्या करेंगे अपन, % निकालेंगे कि सर कितना लोडिंग का पोर्शन उसने ऐड करके ट्रांसफर किया। तो देखो यहाँ पर अपन किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पर 60 का माल था उसने ट्रांसफर किया। ठीक है, ट्रांसफर किया 78 में, तो कितना ज़्यादा में ट्रांसफर किया, 18,000 में। ठीक है,
और कितने वैल्यू पे ट्रांसफर किया था 60 पे, तो डिवाइड बाय 60,000 और मल्टीप्लाई बाय क्या परसेंटेज में आप निकालते क्या करते हैं 100, तो ये कितना जाएगा आपका 30%। तो अगर आप क्या करोगे 60,000 में 30% ऐड करोगे तो अल्टीमेट पता क्या आएगा 78,000। तो अपन को ये 30% फाइंड आउट करना है कि सर कितना परसेंट का एलिमेंट है लोडिंग का, जो यहाँ पर अपन को इस सम के अंदर गिवन नहीं है। अगर सम के अंदर अपन को ये पता लग जाए तो इस केस में इस 30,000 में लोडिंग का पोर्शन कितना है वो पता लगा सकता हूँ मैं, ठीक है। तो अपने पास दो इन्फॉर्मेशन है कि 80 का माल उसने कितने पे ट्रांसफर किया 1 लाख पे, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे लोडिंग का परसेंटेज निकालेंगे कि कितना परसेंट ऐड करके वो ट्रांसफर कर रहा है। तो देखो ना, अगर सिंपल सी बात है 80 का माल था, उसने उसको 1 लाख पे ट्रांसफर किया, तो कितना डिफरेंस पे है, कितना ऐड करके ट्रांसफर किया 20, और कितने वैल्यू पे ट्रांसफर किया 80,000 पे, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो यह आ जाएगा अपने पास कितना, यह आ जाएगा आपके पास 25%। और जब आप इसको अगर आपको प्रूफ करना है तो आप प्रूफ कर सकते हो इजली। अगर आप 80,000 में ऐड करोगे 25% तो आपका 1 लाख क्या आना है। तो अपन को क्या करना है ये 25% फाइंड आउट करना है यहाँ पर, ताकि जब मैं वो 30,000 के अंदर लोडिंग का पोर्शन है वो निकाल सकूँ। अदरवाइज मैं 30,000 के अंदर लोडिंग का पोर्शन कितना है वो निकाल नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो ये परसेंटेज निकालने का पर्पस क्या है, ताकि वो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जो लोडिंग का पोर्शन है वो निकाल के स्टॉक रिजर्व को बाहर में एलिमेंट कर सकूँ। दैट्स वाई अपन क्या करेंगे 25% जो है उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो आपका डिफरेंस था इनवॉइस प्राइस और कॉस्टिंग के बीच में वो लेंगे और डिवाइड कर देंगे जितने पे आपने उसको ट्रांसफर किया। दैट इज 80 का माल था, उसको आपने 20,000 ऐड करके बेचा, तो 20,000 डिवाइड बाई 18,000 मल्टीप्लाई बाई 100 क्यों गया, क्योंकि आपको परसेंटेज निकालना है। तो आपका परसेंटेज कितना जाएगा 25%, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने क्या किया परसेंटेज फाइंड आउट कर लिया कि 25% ने इसमें 25% वो है जो इसने ऐड करके ट्रांसफर किया है, ठीक है। तो उसको लिख देते हैं। सो वर्किंग नोट नंबर 1 बनेगा कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ लोडिंग, ठीक है। तो कितना परसेंट वो लोडिंग ऐड करके उसको ट्रांसफर कर रहा है। तो देखो उसका जो कॉस्टिंग था वो कितने का था 80,000 का, ठीक है। उसका जो इनवॉइस प्राइस बनता है वो कितना बनता है 1 लाख का। तो जो लोडिंग हो गया उसका अमाउंट कितना 20,000 का। 1 लाख का माल आपने ट्रांसफ़र किया, 80 का था वो, तो 20,000 क्या लोडिंग, ठीक है। तो लोडिंग अगर मैं परसेंटेज में निकालना चाहूँ कैसे निकालोगे, लोडिंग का जो अमाउंट है वो डिवाइड बाई जितने का उसका कॉस्टिंग था वो मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 20,000 डिवाइड बाई 80,000 मल्टीप्लाई बाई 100, दैट इज 25%, ठीक है। अब अपन क्या कर सकते हैं, अब अपन ईजिली क्लोजिंग स्टॉक में से स्टॉक रिजर्व को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि देखो ये जो 60,000 था ना, यहाँ पे जो 16,000 सॉरी यहाँ पे जो 30,000 है ना, इस 30,000 को अपन सीधा सीधा वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पर कंसेंट अकाउंट में। ये तो इजी है क्योंकि यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं अनसोल्ड स्टॉक को पुट कर सकते हैं कितना 30,000, लेकिन जो अनसोल्ड स्टॉक है वो वैल्यू कर रखा है इनवॉइस प्राइस पे। अब इस इनवॉइस प्राइस में से अपन को लोडिंग के पोर्शन को हटाना पड़ेगा, लेकिन सर मुझे ये नहीं पता कि वो लोडिंग का पोर्शन कितना है, तो वो अपन को परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो पहले अपन ने क्या किया, ये फाइंड आउट किया कि परसेंटेज कितना लोडिंग का। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट था। तो सर हर सम जो है आपका सेम तरीके से नहीं आएगा, तो आपको जब भी आप रिविजन करोगे तो आपको सम्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सर इस सम के अंदर डिफरेंट क्या है। क्योंकि जब आप रिविजन करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि सम के अंदर क्या डिफरेंट है और मुझे क्या डील करना है, ठीक है। तो हर सम के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, तो आपको उस तरीके से उसको डील करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हर सम जो है वो सेम नहीं आने वाला।
तो यहाँ पर डिफरेंट क्या था कि यहाँ पर जो लोडिंग का परसेंटेज था वो निकालना पड़ रहा है। क्यों निकालना पड़ रहा है? क्योंकि सर यहाँ पर जब उसने ट्रांसफ़र किया था गुड्स को तो ये अपन को पता ही नहीं था कि सर इसमें लोडिंग का पोर्शन कितना है, परसेंटेज कितना है। अमाउंट पता है 20,000 है, बट परसेंटेज नहीं पता। तो वो परसेंटेज फाइंड आउट किया अपन ने 25%। अब अपन क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि सर स्टॉक रिजर्व कितने का है। तो देखो, अगर मैं बोलता हूँ आपसे इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है आपका, कॉस्ट प्लस लोडिंग का वैल्यू। तो यहाँ पर जो लोडिंग है वो किस पे कैलकुलेट कर रखा है, कॉस्टिंग पे, कॉस्ट पे। तो कॉस्ट को क्या मान लेंगे 100 प्लस लोडिंग का पोर्शन कितना 25%। तो ये हो गया अपने लिए 25, क्योंकि 100 का 25 निकालोगे तो 25 आएगा, 25% निकालोगे तो 25 आएगा। तो आपका जो इनवॉइस प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब देखो अपने पास जो अनसोल्ड स्टॉक है उसका इनवॉइस प्राइस कितना 30,000। ठीक है, इनवॉइस प्राइस के रेस्पेक्ट में एलिमेंट कितना अपना 125, क्योंकि इनवॉइस प्राइस कितना अपने लिए 125, और ये जो 30,000 है वो कॉस्टिंग पे वैल्यू कर रखा है, इनवॉइस प्राइस है। देखो यहाँ पर ये जो स्टॉक था वो इनवॉइस प्राइस पे था, कॉस्टिंग पे था। अरे कॉस्टिंग पे होता तो फिर तो जरूरत ही नहीं थी अपन को कि अपन को लोडिंग का पोर्शन निकालना पड़े, तब तो स्टॉक रिजर्व निकलता ही नहीं। ठीक है, तो ये अपने किस पे, इनवॉइस प्राइस पे। लेकिन इनवॉइस प्राइस जब बनाई गई थी ना तो बनाई गई थी लोडिंग के पोर्शन को ऐड करके, क्योंकि 80,000 में जब उसने भेजा था माल को तो 1 लाख पे भेजा था। इसका मतलब कि 20,000 का उसमें लोडिंग था। तो अपन ने पोर्शन निकाल लिया कि भाई कितना परसेंट ऐड करके उसने ट्रांसफर किया। तो उसने कितना परसेंट ऐड करके ट्रांसफर किया 25%। और यहाँ पे जो 30,000 है वो क्या है अपने लिए, कॉस्ट है, इनवॉइस प्राइस है, इनवॉइस प्राइस। तो ये अपने लिए कितना है 125 है। अपन को निकालना क्या है कि सर इसमें लोडिंग का पोर्शन कितना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से। तो कितना हो जाएगा ये 30,000 डिवाइड बाई 125 मल्टीप्लाई बाई 25, तो ये हो जाएगा अपने लिए 36,000। ठीक है, तो 6,000 इसमें क्या है, स्टॉक रिजर्व। तो ये जो 6,000 है वो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जो लोडिंग का पोर्शन होता है उसे क्या बोलते हैं अपन, उसे बोलते हैं अपन स्टॉक रिजर्व। तो ये क्या था अपने लिए, स्टॉक रिजर्व। तो इसे इस वैल्यू को पुट कर देंगे रिवर्स साइड में। तो एंट्री क्या बनेगी यहाँ पर, अनसोल्ड स्टॉक कहाँ है आपका, जो आपका अनसोल्ड स्टॉक है वो कहाँ आ रहा है, क्रेडिट साइड में। जब इससे आप इसमें से लोडिंग के पोर्शन को एलिमिनेट करोगे तो कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड में। रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ेगी, दैट इज टू स्टॉक रिजर्व। ठीक है, तो कितना फाइंड आउट किया 6,000 का। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैल्यू पुट कर दिया। तो अपन ने सारी की सारी वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद कोई अपनॉर्मल लॉस था नहीं यहाँ पर, ना ही नॉर्मल लॉस था। तो इस सम के अंदर डिफरेंट ये था कि पहले अपन को परसेंटेज से ये पता लगाना पड़ेगा कि पोर्शन कितना है लोडिंग का, परसेंटेज में कितना पोर्शन है, तब जाकर अपन स्टॉक रिजर्व निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखो तो कितना हो जाता है ये, प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट कहाँ का आ रहा है, प्रॉफिट है लॉस है, देखो यहाँ पर। तो ज़्यादा बैलेंस कहाँ का आ रहा है, देखो ओके। सो ज़्यादा जो बैलेंस आ रहा है वो अपना आ रहा है इनकम साइड का, दैट इज 1,20,000 का। ठीक है, तो डेबिट का भी उतना जाएगा और डिफरेंस से क्या निकल जाएगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा। तो जब इसको लेस करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 1 लाख माइनस 3800 माइनस 2600 माइनस 4400 माइनस 6,000, दैट इज 3200। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने प्रॉफिट को फाइंड आउट कर लिया। तो सर जो ये इन्फॉर्मेशन पुट करते हैं अपन, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं थी। यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ क्या था कि अपन को अनसोल्ड स्टॉक निकालना है। तो जब भी एग्जाम में सम डिफरेंट आएगा तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो वही रहना है, एंट्री तो ऐसे कैसे पास होगी, बट जो वो लैंग्वेज है उसको कंफ्यूज कर देगा। देन आफ्टर अपन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। तो ये वो सम्स है जिसमें कॉन्सेप्चुअल डिफरेंट नहीं है, लैंग्वेज डिफरेंट है, अमाउंट निकालना डिफरेंट है कि सर अपन को निकालना कैसे है, डिफरेंट तरीके से निकालना है। तो वो चीज़ डिफरेंट है, अदरवाइज जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है, सेम वैसा का वैसा। ठीक है, यहाँ पे तो ये सम था, इंपॉर्टेंट सम है सर एग्जाम के लिए, क्योंकि जब रिवीजन करोगे तो इस टाइप के सम को आपको देखना चाहिए, क्योंकि ये सम सर वो सम्स है जहाँ पर अगर एग्जाम में वो पूछा जाता है तो कंफ्यूज कर सकता है आपको पहली बार देखने पर। ठीक है, तो अगर आपका किया हुआ होगा ऐसा सम तो इन दैट केस आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अदरवाइज कॉन्सेप्ट वैसा का वैसा है, डिफरेंट नहीं है, बट थोड़ा सा लैंग्वेज डिफरेंट है, इसको निकालने का तरीका अलग है, अदरवाइज सब कुछ यहाँ पर सेम है। ठीक है,
तो जब भी आप कोई यूनिक क्वेश्चन देखो तो आप उसमें मार्क कर लिया करो कि सर इसमें क्या डिफरेंट है, क्योंकि हर चीज़ डिफरेंट नहीं मिलेगी आपको, कुछ एक या दो एडजस्टमेंट होंगे जो आपको डिफरेंट मिलेंगे। तो जब भी आप क्या करोगे, सम को सॉल्व करोगे बुक से या फिर कोई भी रेफरेंस से, वहाँ पर आप क्या करोगे, हमेशा सम के ऊपर ये नोट कर लिया करो कि सर इसमें डिफरेंट क्या है। ठीक है, तो लास्ट मोमेंट में जब आप एग्जाम के एक दिन पहले उन सम को देखोगे तो आपको पता होगा कि सर इस सम के अंदर क्या डिफरेंट है। ठीक है, तो आप उसी चीज़ पे फोकस कर सकोगे उस टाइम पे। ठीक है, तो ये सम डिफरेंट था, कॉन्सेप्चुअली डिफरेंट नहीं था, बट लैंग्वेज से डिफरेंट था, कुछ इसमें जो इन्फॉर्मेशन था वो कंप्लीट नहीं था, जिससे कि अपन फाइंड आउट नहीं कर पाए। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, उसको पूरा किया, किस तरीके से निकाला, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट सम देखते हैं। तो इसको मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट है बहुत एग्जाम के लिए। और नेक्स्ट सम देखते हैं चलो। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। देखो, आशीष सेंड द गुड्स टू द एजेंट कॉस्टिंग ₹40,000 एट इनवॉइस प्राइस विच इज 25% हायर देन द कॉस्ट। इसका मतलब सर ये जो 40,000 है वो अपने लिए क्या है, कॉस्टिंग है, और जब उसने माल को भेजा, दैट इज जो इनवॉइस प्राइस था वो क्या था, 25% हायर देन द कॉस्ट। ठीक है, तो वो जब माल को ट्रांसफर कर रहा है तो कैसे कर रहा है, लोडिंग ऐड करके ट्रांसफर कर रहा है। मतलब 40 का माल था, लेकिन उस 40 के माल को वो ट्रांसफर कर रहा है 25% ऐड करके। तो देखते हैं भी कितना आएगा, ऐड करने के बाद उसका इनवॉइस प्राइस कितना बनता है। आगे बढ़ते हैं। कंसर्नर पेड 2400 फॉर इंश्योरेंस ऑफ फ्लाइट एंड एजेंट पेड 800 रुपीज एज अ क्लीनिंग चार्जेस एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस फॉर 1200 रुपीज। ठीक है, तो ये जो ऊपर के एक्सपेंस थे वो कंसर्नर के थे, दैट इज आशीष के थे, और जो एजेंट था वो कौन था, गौरव, दैट इज उसके एक्सपेंस रखे अपन को दो, एक तो 800 रुपये का क्लीनिंग चार्जेस एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस थे 1200 रुपये के। ठीक है, तो एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस जो होता है वो आफ्टर द गोडाउन होता है, क्योंकि वहां जाके अपन चीज़ों को एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, तो उस केस में जब अपन वैल्यूएशन करेंगे क्लोजिंग स्टॉक का, तो सर क्या ऐड होगा या नहीं होगा, क्योंकि जब अपन क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं तो सर वही खर्च लेते हैं जो बिफोर द गोडाउन होता है। दैट केस यहाँ पर जो एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस दैट इज 1200 रुपीज़ का, वो उसको अपन क्या नहीं करेंगे, कंसिडर नहीं करके चलेंगे। ठीक है, तो देखो आगे, एजेंट सोल्ड 3/4 ऑफ द गुड्स एट कॉस्ट प्लस 1/4 फॉर प्रॉफिट। इसका मतलब ये कि यहाँ पर एजेंट दैट इज गौरव, उसने क्या किया, 3/4 ऑफ द गुड्स एट कॉस्ट प्लस 1/4 उसने बेच दिया माल को। सर यहां पर वो बात कर रहा है कॉस्टिंग का, कॉस्ट प्लस 1/4 में बेचा है, ना कि इनवॉइस प्राइस प्लस 1/4। समझना, एक तो होता है इसके 100 रुपए का माल था, इसने इसको ट्रांसफर किया 120 में, तो इनवॉइस प्राइस क्या हुआ, 120। जब उसने ट्रांसफर सेल किया तो कैसे किया, कॉस्ट प्लस कितना, 1/4। तो यहां पर जब सेल प्राइस निकालूंगा ना, मैं सेल्स निकालूंगा, तो सर इस 120 में ऐड नहीं करूंगा 1/4 को, बल्कि कॉस्ट कितना था अपने लिए, 100 था। तो जब मैं सेल्स निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, 100 प्लस 1/4। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को फाइंड आउट करना है। तो आप गलती से 120 पे ऐड मत कर देना यहाँ पर, कि मैं जब बेचूंगा तो इनवॉइस प्राइस पे ऐड नहीं करके बेच रहा प्रॉफिट को, बल्कि कॉस्ट में ऐड करके बेच रहा हूँ प्रॉफिट को। तो यहाँ पर जब ये जो 1/4% है वो अपन फाइंड आउट करेंगे जब वैल्यू निकालेंगे, तो उस केस में कैसे निकालेंगे, कॉस्ट में ऐड करके बेचेंगे उसको। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हाफ ऑफ द रिमेनिंग गुड्स, अब देखो उसने 3/4 बेच दिया, उसके बाद कितना बच गया होगा, अगर एक में से अगर अपन 3/4 हटा देते हैं तो कितना बचता है, 1/4। तो उस 1/4 का भी हाफ की बात करते हैं, दैट इज 1/8। ठीक है, अगर 1/4 का अपन हाफ निकालेंगे तो कितना होगा, 1/8। तो 1/8 के रेस्पेक्ट में बोलता है, क्योंकि हाफ ऑफ द रिमेनिंग क्या बचता है, 1/4 बचता है। अगर टोटल 1 है, उसमें से अगर 3/4 आपने बेच दिया तो बचा कितना, 1/4, और 1/4 का भी हाफ के लिए बोल रहा है, तो दैट इज 1/8 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो 1/8 जो गुड था वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो सर सिंपल सी बात है, अगर आपने टोटल 1 में से 3/4 को बेचा तो वो सेल हो गया, उसमें से अगर 1/4 दैट इज 1/8 अगर लॉस हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो बचेगा कितना, 1/8 बच जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको प्रॉपर्ली देखेंगे। तो अभी सिर्फ ऑरली डिस्कस कर रहे हैं इसको किस तरीके से वैल्यू निकालना है। तो जो 1/8 बचेगा वो क्या बच जाएगा, अपना क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम फॉर, अच्छा यहाँ पर अमाउंट नहीं लिखा मैंने, तो इसका अमाउंट लिख देते हैं यहाँ पर 4000। ठीक है, तो कंपनी ने बोला, एक्सेप्ट किया 4000 का क्लेम कि सर इतना लॉस हो गया आपका। लेकिन जब कंपनी ने सेटल किया ना अमाउंट को, तो उसने 80% अमाउंट पे सेटल किया। जैसे कि पहले तो क्या होता है,
पहले कंपनी डिसाइड करती है कि एग्जैक्टली उसका लॉस कितना हुआ। इन दैट केस आफ्टर वो क्या करती है, उसको अमाउंट देती है। तो अमाउंट डिसाइड होता है कि उस पहले तो उसने निकाला कि सर इसका लॉस कितना बनता है, 4000 का बनता है। देन आफ्टर उसने बोला कि हम आपको कितना दे पाएंगे, सिर्फ 80% दे पाएंगे जितना आपका लॉस हुआ। तो अब नॉर्मल लॉस जो है इंश्योरेंस कंपनी के अकॉर्डिंग 4000 का था, लेकिन कंपनी ने आपको कितना दिया, 80% दिया, तो वो अपन निकाल लेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग अपन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा लॉस का। ठीक है, तो देखो आगे क्या बोलता है, एजेंट विल गेट 5% कमीशन ऑन द ग्रोस सेल्स एंड 3% रिकरिंग कमीशन। तो जो नॉर्मल पॉइंट था, नॉर्मल एडजस्टमेंट था, उसके बाद ही विल गेट ऑल्सो 5% ऑफ द प्रॉफिट एज स्पेशल कमीशन। ओके, सो इस सम के अंदर डिफरेंट क्या है सर, ये वाला पॉइंट डिफरेंट है। अभी तक अपन ने 3 कमीशन देखे थे। एक देखा था जनरल कमीशन, दैट इज 5% जो दे रहे हैं अपन यहाँ पर। एक देखा था डेलीगेटर कमीशन जो देते हैं अपन क्रेडिट सेल के ऊपर। एक देखा था अपन ने ओवरराइडिंग कमीशन। ओवरराइडिंग कमीशन दिया जाता है सर जब आप इनवॉइस प्राइस से ऊपर के डिफरेंस में माल को बेचते हो। लेकिन सर यहाँ पर कई बार एज पर द एग्रीमेंट कंसाइनर कंसाइनी को एक स्पेशल कमीशन भी दे सकता है। इसका कुछ नाम नहीं होता, बस दे सकता है। तो वो डिपेंड करता है उनके एग्रीमेंट पे। तो यहाँ पर सर एक तीसरा कमीशन और दे रहा है, वो दैट इज स्पेशल कमीशन। वो कुछ भी हो सकता है उन तीनों के अलावा। ठीक है, वो तीनों तो अपन को पता है कि किस पे कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, बट ये जो 5% कमीशन है वो एक्स्ट्रा देना चाह रहा है उसको। ठीक है, तो बोलता है कि 5% का जो कैलकुलेशन करना है वो करना है प्रॉफिट के ऊपर, और जो प्रॉफिट है वो निकलेगा आफ्टर डिडक्टिंग द सच कमीशन। ठीक है, तो इस टाइप का अपन ने सम 11th क्लास में सीखा था कि सर जब आफ्टर डिडक्टिंग सम दे रखा हो तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, बट इसको अपन और लॉजिक से समझेंगे। तो उसको आगे बोलता है कि प्रिपेयर द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड अबनॉर्मल लॉस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। ठीक है, अकाउंटिंग डन एट इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस का मतलब कि ये जो 40,000 था वो क्या था, कॉस्ट था या फिर इनवॉइस प्राइस था, कॉस्ट था, लिखा हुआ है ना कॉस्टिंग 40,000। लेकिन जब इनवॉइस प्राइस बनाएगा तो कैसे बनाएगा, 25% हायर देन द कॉस्ट। इसका मतलब कि 40,000 में ऐड करेंगे 25% तो आएगा अपना कॉस्ट इनवॉइस प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे बोला कि जो भी अकाउंटिंग करेंगे किस पे करेंगे, इनवॉइस प्राइस पे करेंगे। इसका मतलब कि जब आप गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लिखोगे तो भी आप क्या करोगे, 25% का प्रॉफिट ऐड करके ट्रांसफर करोगे। देन उसका लोडिंग का पोर्शन हटाओगे। जब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू करोगे तो भी क्या होगा, उसमें इनवॉइस प्राइस होगा, तो फिर वहां पर स्टॉक रिजर्व हटेगा, लेकिन एक्सक्लूडिंग द अबनॉर्मल लॉस। इसका मतलब ये कि जब मैं क्लोजिंग स्टॉक का अबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन करूंगा ना, तो अबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन करते समय मैं इनवॉइस प्राइस का यूज नहीं करूंगा, बल्कि कॉस्टिंग का यूज करूंगा। 40,000 को यूज करके मैं वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं इसको। तो पहले अपन अकाउंट डालते हैं फटाफट से, देन आफ्टर डिस्कस करते हैं इसको। ओके, सो कंसाइनमेंट अकाउंट में पोस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन समझ में आता है पहले वो पुट करते हैं, और जब कोई नया एडजस्टमेंट अपन को दिखेगा तो उसको डील करेंगे। ठीक है, तो जब भी सर एग्जाम में अगर कोई नया टाइप का सम अगर आ भी जाए तो ऐसा नहीं कि उसको अपन छोड़ देंगे, जितना समझ में आ रहा है पहले उसको पुट करो। देन आफ्टर जो नया एडजस्टमेंट है उसको अपन डील कर लेंगे। बट होता क्या है कि आप जो एडजस्टमेंट आपको आ रहे होते हैं आप वो भी नहीं करते। तो इस केस में सर जो नहीं आ रहा होता है ना वो तो पक्का नहीं आना है आपको। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग करा करो पहले, ये मत सोचा होगा कि सर मुझे नहीं आएगा वो सब। ठीक है, तो इसमें जितना इन्फॉर्मेशन अपन को समझ में आ रहा है जो अपन ने डील किया अभी तक वो पुट करते हैं। देन आफ्टर इसको जो नया एडजस्टमेंट है वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, गुड्स को ट्रांसफर किया होगा उसने। और दूसरी चीज यहाँ पर इसने लास्ट में बोला कि जो भी अकाउंटिंग करेंगे किस पे करेंगे, इनवॉइस प्राइस पे करेंगे, एक्सेप्ट द एबनॉर्मल लॉस। मतलब अबनॉर्मल लॉस को तो अपन को कॉस्ट पे ही वैल्यू करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जब गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट करेंगे तो कॉस्टिंग कितना, 40 का जो कॉस्टिंग था उसने इनवॉइस प्राइस जब बनाया तो कैसे बनाया, 25% ऑन द हायर कॉस्ट। ठीक है, तो जब यहां लिखेंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, एक्सपेंस को बुक करेंगे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, तो सर 40 का माल था, उसने कैसे भेजा उसको, 25% ऐड करके। ठीक है, तो कितना हो जाता है ये हो जाएगा आपका 50,000 का। ठीक है, तो यहां पर क्या पता लग गया आपको, 40 का माल कितने में दिया उसने, 50 का। इसका मतलब लोडिंग का पोर्शन कितना है इसमें, 10 का। देखो प्रीवियस सम के अंदर अपन को ये पता नहीं था कि ये लोडिंग का परसेंटेज कितना था, तो वो अपन ने निकाला वहां पर। ठीक है, तो यहां पर अपन को दोनों चीजें पता है, एक तो 40 का माल 50 में भेज रहा है वो निकाल लिया अपन ने। अब देखो 50 से 40 डिफरेंस कितना, 10 का। मतलब 40 का माल 50 में दिया उसने, तो लोडिंग कितना, 10 का। तो उसको आपको हटाना पड़ेगा। हटाओगे तो क्या करोगे, रिवर्स एंट्री, दैट इज बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट।
ठीक है, तो 50,000 माइनस 40,000 दैट इज 10,000। ठीक है, उसके बाद अपन एक्सपेंसेस बुक करते हैं। कंसाइनर ने जो एक्सपेंस किया वो कितना किया था, 2400 का किया था, इंश्योरेंस फ्लाइट का, तो लिख देता है टू बैंक एक्सपेंसेस इंश्योरेंस एंड फ्लाइट कितना 2400 का, एक ही एक्सपेंस था इसका, तो उसको बाहर लिख देता है। ठीक है, इसके बाद कंसाइनी के एक्सपेंस लेंगे। कंसाइनी के एक्सपेंस कौन कौन से थे यहाँ पर, 3 एक्सपेंस थे शायद, 2 एक्सपेंस थे, 800 का क्लीनिंग चार्जेस था और एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस था 1200 का। तो एक्सपेंस तो सारे बुक करने अपन को। तो पहला खर्चा था इसका क्लीनिंग चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस, सॉरी पहले लिखेंगे यहाँ पर टू कंसाइनी, दैट इज कौन था कंसाइनी यहाँ पर, गौरव। ओके, सो टू गौरव्स अकाउंट, ब्रैकेट में दिखा दो एक्सपेंसेस। पहला एक्सपेंस क्या था, क्लियरिंग चार्जेस, कितना सर, ये था आपका 800 रुपीज़ का। ओके, और दूसरा खर्चा था एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, वो कितना है सर, ये था अपने पास 1200 का। तो टोटल एक्सपेंस कितना है इसका, 2000 का। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने कंसाइनर के एक्सपेंस बुक कर लिया है। जो गुड्स ट्रांसफर किया था उसको रिकॉर्ड कर लिया। तो देखो ये जो 25% है ना, वो एक्सपेंस में कभी ऐड करके नहीं भेजते अपन। ठीक है, तो जितना अमाउंट कॉस्टिंग होता है उस पर अपन ऐड करके ट्रांसफर करते हैं। तो एक्सपेंस में कभी लोडिंग का पोर्शन नहीं होता है, तो उसको एलिमिनेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है अपन को। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने क्या किया, कंसाइनर का जो कंसाइनमेंट में ट्रांसफर किया था गुड्स को, उसको लिखा, उसके रेस्पेक्ट में जो लोडिंग का पोर्शन था वो हटा दिया। देन आफ्टर कंसाइनर के एक्सपेंस बुक किए 2400 के, कंसाइनी के खर्चे बुक कर लिए। ठीक है, इसके बाद देखो क्या इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद बोलता है कि एजेंट सोल्ड कर देता है 3/4 ऑफ द गुड्स एट कॉस्ट प्लस 1/4। ठीक है, तो देखो इस पर को किस तरीके से डील करना है। पहली चीज मुझे समझाओ कि यहां पर इस सम के अंदर क्या आपको यूनिट्स गिवन है कि कितना यूनिट ट्रांसफर किया, यूनिट नहीं गिवन है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी यूनिट नहीं गिवन होता तो अपन किसके बेस पे काम करते हैं, अमाउंट के बेस पे काम करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन कि सर सेल्स कितना किया। ठीक है, सेल्स निकालना है अपन को। तो सेल के रेस्पेक्ट में बोला कि उसने 3/4 बेचा, लेकिन बेचा कैसे, 1/4 का प्रॉफिट ऐड करके बेचा। ठीक है, तो सेल्स निकाल लेते हैं अपन। सेल्स कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्लस 1/4 ऑफ कॉस्ट। ये आपका कॉस्ट था, ये आपका प्रॉफिट था। 1/4 ऑफ कॉस्ट क्या कर रहा है, प्रॉफिट ऐड करके बेच रहा है उसको। तो सबसे पहले मुझे कॉस्टिंग पता होनी चाहिए। तो देखो यहां पर जब अपन ने रिकॉर्डिंग किया, गुड्स कितने में भेजा उसने, 50 का, लेकिन 50 तो इनवॉइस प्राइस था अपना। ठीक है, क्योंकि इसमें 25% ऐड करके लिख देना अपन यहाँ पर, लेकिन ये बात कर रहा है कॉस्ट की। तो कॉस्ट कितना इसका 40, तो 40,000 लिख देंगे यहाँ पर। लेकिन क्या पूरे 40 को बेचा, नहीं सर, इसने बेचा सिर्फ कितना, 3/4 को। तो ये आ जाएगा आपका कितना कॉस्ट पे उसने माल को बेचा। तो जब इसको फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 30,000 प्लस 30,000 कॉस्ट निकल गया जिसको वो बेच रहा है। लेकिन बेचेगा या कॉस्ट पे बेचेगा, क्या जितने का बटा उतने का थोड़ी बेचेगा, कुछ प्रॉफिट ऐड करके बेचेगा। तो 30,000 में बोलता है कि 1/4 का प्रॉफिट ऐड करके बेचेगा उसको। तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो ये आ गया प्रॉफिट का एलिमेंट, ये आ गया आपका कॉस्ट। तो ये तो आपका कॉस्ट, ये आ गया आपका प्रॉफिट। ठीक है, तो कॉस्ट सर पूरी थोड़ी लेंगे 40,000, क्योंकि 40 थोड़ी बेच रहा है वो, बल्कि 40 का 3/4 बेच रहा है। तो 40 का 3/4 कितना, 30,000, और जब ऐड कर देंगे प्रॉफिट को तो सेल्स निकल जाएगा अपना, कितना हो जाएगा, दैट इज 37,500। ठीक है, तो ये सेल इस तरीके से फाइंड आउट करना है अपन को। तो वैल्यू को पुट कर देते हैं बाई गौरव, ब्रैकेट में सेल्स, वर्किंग नोट नंबर 1 दिखा देना। ठीक है, कितना, 37,500। तो इसके बाद अपन क्या करना है, कमीशन का वैल्यूएशन कर लेते हैं, कमीशन को निकाल लेते हैं कितना होगा अपना कमीशन। तो देखो यहाँ पर 2 कमीशन तो अपन इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि इसको अपन निकालना है सेल्स के ऊपर। ग्रॉस सेल्स का मतलब होता है सेल्स रिटर्न से पहले का अमाउंट। ठीक है, टोटल सेल्स जो आपका बनता है, बट यहाँ पर सर कुछ रिटर्न था नहीं, तो ग्रॉस सेल्स और जो आपका सेल्स है टोटल सेल वो सेम होगा। ठीक है, तो उसको आपको देना 5% ग्रॉस सेल के ऊपर, 3% देना डेलिकेटर कमीशन।
तो इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं था यहाँ पर, इधर किस पे देंगे, टोटल सेल के ऊपर, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पर 2 गौरव, ब्रैकेट में कमीशन, ठीक है। तो जर्नल कमीशन, एक हो गया अपना डेल क्रेडर कमीशन। जनरल कमीशन देना है आपको टोटल सेल के ऊपर, दैट इज 37,500 का कितना निकालना है, 5%। ये देखा आपको 5%, ओके। सो 5% हो जाएगा आपका कितना, 1875, ठीक है। उसके बाद अपन को देना है 2%, सॉरी 3% देना है टोटल सेल के ऊपर, क्योंकि क्रेडिट सेल यहाँ पे है भी नहीं और वो कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं रखा। इस केस में किस पे देंगे अपन, टोटल सेल के ऊपर। तो कितना बनता है 37,000 का कितना परसेंट, 3%, दैट इज 1125, ठीक है। तो टोटल जो कमीशन आ जाएगा अपने पास वो आ जाएगा 3,000 का, ठीक है। तो ये जो कमीशन निकल गया सर, वो कमीशन था 2 कमीशन, अभी तक 1 कमीशन बाकी है यहाँ पर स्पेशल कमीशन, बट वो स्पेशल कमीशन निकलेगा आपका प्रॉफिट के ऊपर। तो प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अनसोल्ड स्टॉक तो निकालना पड़ेगा, तो अभी उसकी कैलकुलेशन करनी है। दूसरी चीज़ आपको अब नॉर्मल लॉस निकालना पड़ेगा, तो वो भी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं किसका, अब नॉर्मल लॉस का, ठीक है। तो देखो, तो यहां पर वर्किंग नोट नंबर 2 बनेगा, कैलकुलेशन ऑफ अब नॉर्मल लॉस। तो सर क्या यहां पर आपको यूनिट गिवन है कि कितना यूनिट के रेस्पेक्ट में काम कर रहे हो आप, नहीं, लेकिन आपको पोर्शन पता है कि सर कितना पोर्शन के रेस्पेक्ट में आप काम कर रहे हो। तो उसने बोला था कि जो आपका अब नॉर्मल लॉस हुआ था वो हुआ था सर हाफ ऑफ द रिमेनिंग गुड्स। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ आपके पास टोटल यूनिट था 1, उसमें से आपने कितना बेच दिया, 3/4 बेच दिया, तो आपके पास कितना बच गया होगा, 1/4 बच गया होगा। ये जो 1/4 है इसका भी कितना डिस्ट्रॉय हो रहा है, हाफ डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो अगर इसका हाफ कर दे, 2 से डिवाइड कर दे इसको, तो हाफ हो जाएगा। तो अल्टीमेट ये जो निकल जाएगा वो कितना आएगा, 1/8। यही तो हुआ। अगर 1/4 का हाफ करोगे तो डिवाइड करना पड़ेगा हाफ के लिए 2 से, तो ये जो 4 है वो नीचे चला जाएगा, तो बनेगा क्या, 1/8 बच जाएगा, ठीक है। तो अभी अपन को जो भी काम करना है वो किसके रेस्पेक्ट में काम करना है, 1/8 के रेस्पेक्ट में जो एक्सपेंस बनता है, 1/8 के रेस्पेक्ट में जो कॉस्टिंग बनती है, ठीक है। और वो अपन को लेके चलना है और अब नॉर्मल लॉस निकालना है। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस ये है कि सर अपन जो भी काम करेंगे वो किस पे करेंगे, इनवॉइस प्राइस पे करेंगे। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि जो अब नॉर्मल लॉस है वो निकालना है अपन को कॉस्ट पे, मतलब सारा का सारा काम किस पे करना है अपन को, इनवॉइस प्राइस पे करना है। लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ ऐसा है जिसकी वैल्यूएशन करनी है अपन को कॉस्ट पे, दैट इज अब नॉर्मल लॉस, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को जो वैल्यू लेना है प्राइस, वो 40 लेना है या 50,000, क्योंकि अपना इनवॉइस प्राइस कितना है, अपना इनवॉइस प्राइस है 50, लेकिन कॉस्टिंग कितना 40। बट अभी अपन को जो अब नॉर्मल लॉस निकालना है वो कॉस्ट पे निकालना है, इनवॉइस प्राइस पे निकालना है, वो निकालना है अपन को कॉस्ट पे। तो अपन कितना लेंगे, 40 लेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। तो टोटल कितना भेजा था आपने, 40 का। अभी आपको कितने पोर्शन के रेस्पेक्ट में वैल्यू फाइंड आउट करना है, 1/8 के रेस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा ये 5,000, ठीक है। अब क्या ऐड करेंगे इसमें ऐड करेंगे कंसाइनर के एक्सपेंसेस। तो कंसाइनर के एक्सपेंस थे यहाँ पर 2400 के, तो ये तो पूरे के रेस्पेक्ट में थे। अपन अभी कितने पोर्शन के लिए काम कर रहे हैं, 1/8 के लिए, तो इसका 1/8 निकालोगे तो कितना होगा, 300, ठीक है। तो 300 अपन निकाल दिया। उसके बाद क्या ऐड करेंगे इसमें, कंसाइनी के एक्सपेंसेस, ठीक है। तो वो कितने, कंसाइनी के एक्सपेंस कितने यहाँ पर, ओके। सो कंसाइनी के एक्सपेंस कितने यहाँ पर, 800 रुपीज़ का क्लियरिंग चार्जेस था और एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस था 1200 रुपीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पर जो अबनॉर्मल लॉस हुआ है वो कहाँ पर हुआ होगा सर, कंसाइनी के गोडाउन में या फिर ट्रांजिट में। ट्रांजिट में होता तो इन्फॉर्मेशन होता पहले से, कंसाइनर को जो कंसाइनी जब गुड्स लेने जाता तो उसको पहले से पता होता, तो ये इन्फॉर्मेशन लिखी होती। लेकिन उसने बोला कि सर टोटल गुड्स में से 3/4 को बेचा और रिमेनिंग हाफ डिस्ट्रॉय हो गया। इसका मतलब कि गोडाउन में रहा होगा तभी तो डिस्ट्रॉय हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है वो कहाँ हुआ है, उसके गोडाउन में हुआ है। तो इसका अपन को कैलकुलेशन करना है। तो अपन ने क्या किया, कॉस्टिंग ले लिया उसका,
कंसाइनर का एक्सपेंस ले लिया, अब कौन सा एक्सपेंस लेने की बारी है, कंसाइनिंग एक्सपेंस लेने की। तो कंसाइन ने यहाँ पे दो खर्चे किए, एक तो क्लियरिंग चार्जेस का, एक दूसरा था एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस का। तो जैसे कि जिस तरीके से अपन अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं उस तरीके से अबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन करेंगे। दैट इज अबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन करते समय अपन सिर्फ वही खर्चे लेंगे जो अप टू द गोडाउन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अप टू द गोडाउन कौन सा खर्चा है, क्लियरिंग चार्जेस। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस तो बाद का खर्चा है ना, जब मिलेगा गोडाउन में जाएगा तब उसको एस्टेब्लिशमेंट करेंगे वहाँ पर। इन दैट केस 800 रुपये का खर्चा लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो किस तरीके से इसको प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर जब खर्चा लिखेंगे तो कितना हो जाएगा ये 800 मल्टीप्लाई बाई 1/8, ठीक है। तो कितना हो गया सर ये, इसका 1/8 निकालोगे तो कितना 100, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका अबनॉर्मल लॉस 5400 का। सर क्या इसमें लोडिंग का पोर्शन छुपा हुआ है, नहीं, क्योंकि सर जो आपने ये प्राइस लिया वो 40 लिया 50 लिया, 40 क्या था आपका कॉस्ट, तो सर इसमें लोडिंग है ही नहीं। तो इन दैट केस एंट्री क्या बनेगी, अबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, दैट इज बाय अबनॉर्मल लॉस। कितना है 5400। क्या रिवर्स एंट्री पास करने की रिक्वायरमेंट है, नहीं है। रिक्वायरमेंट तब होती है जब सर इसके अंदर लोडिंग का पोर्शन छुपा होता, लेकिन जब आपने इसको वैल्यू ही कॉस्ट पे किया तो इसमें सर प्रॉफिट का एलिमेंट ही नहीं है, लोडिंग ही नहीं है इसमें। तो सर यहाँ पर रिवर्स एंट्री पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब अपन कैलकुलेशन करेंगे अनसोल्ड स्टॉक का, ठीक है। तो देखो वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, ठीक है। तो अगर 1 टोटल यूनिट था उसमें से 3/4 को आपने बेच दिया तो कितना बच गया था, 1/4 बच गया था। अब उस 1/4 में से भी अपन ने जो गुड्स था वो हाफ डिस्ट्रॉय हो गया था, दैट इज 1/8 डिस्ट्रॉय हो गया था। तो सर कितना बच जाएगा 1/8 ही बच जाएगा, ठीक है। तो ये 1/8 क्या था आपका अनसोल्ड स्टॉक था। तो इसके रेस्पेक्ट में अपन को कैलकुलेशन करना है। मतलब कि अगर आपसे बोलता हूँ कि 50 यूनिट आपके पास बचा बेचने के बाद, तो अगर उसमें से हाफ अबनॉर्मल लॉस बन गया तो हाफ क्या बच जाएगा आपका अनसोल्ड स्टॉक बन जाएगा। तो सेम वहाँ ये भी चीज़ तो वही है, अगर 1/4 आपके पास बचा था बेचने के बाद, उसमें से हाफ क्या था आपका अबनॉर्मल लॉस था, तो हाफ क्या था आपका अनसोल्ड स्टॉक था, तो वही तो होगा हाफ एंड हाफ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। लेकिन सर जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 50 पे 40 पे, 50 क्या था आपका इनवॉइस प्राइस और 40 क्या था आपका कॉस्टिंग। जब उसने बोला सर इन्फॉर्मेशन दिया था जब अपन सॉल्व करे थे सम को, तो उसने बोला था कि अपन जो भी अकाउंटिंग करेंगे वो किस पे करेंगे, इनवॉइस प्राइस के ऊपर, एक्सक्लूडिंग द अबनॉर्मल लॉस। मतलब अबनॉर्मल लॉस को तो कॉस्टिंग पे करेंगे, लेकिन जितना भी अदर अकाउंटिंग होगा वो किस पे होगा, इनवॉइस प्राइस पे। तो यहाँ पर जब अपन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लेंगे तो 50 लेंगे 40 लेंगे, 50 लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको अपन को किस पे वैल्यूएशन करना है, इनवॉइस प्राइस पे। अगर इसको मैंने 50 लिया, इसका मतलब क्या कि इसमें क्या छुपा हुआ है, लोडिंग का पोर्शन, तो उसको हटाने के लिए अपन को स्टॉक रिजर्व भी निकालना पड़ेगा। तो 50 टोटल था, अपन निकाल रहे किसके रेस्पेक्ट में, 1/8 के रेस्पेक्ट में। तो कितना हो जाएगा ये 50,000 डिवाइड बाई 8,000 डिवाइड बाई 8, दैट इज 6,025 250, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे कंसाइनर के एक्सपेंसेस, कंसाइनर के एक्सपेंसेस। तो कंसाइनर एक्सपेंस किए थे 2400 के, अभी अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं 1/8 के रेस्पेक्ट में, तो कितना 300 का। अब क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे कंसाइनिंग एक्सपेंसेस, तो वो कितना, तो कंसाइनिंग का जब एक्सपेंस निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा अपना, वो भी कौन सा लेंगे, अप टू द गोडाउन, और अप टू द गोडाउन कितना खर्चा था अपना पास 800 का। तो इसका कितना पोर्शन लेना, 1/8, दैट इज 100। तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा सर आपका क्लोजिंग स्टॉक का, ये हो जाएगा आपके पास 6650, ठीक है। तो लेकिन सर यहाँ पर आपको क्या निकालना पड़ेगा, स्टॉक रिजर्व, क्योंकि ये जो वैल्यू था वो था इनवॉइस प्राइस पे, स्टॉक रिजर्व निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो पहली चीज़ ये समझना, जो स्टॉक रिजर्व होता है क्या वो एक्सपेंस के अंदर होता है या इनवॉइस प्राइस में होता है, इनवॉइस प्राइस में होता है, एक्सपेंस में नहीं होता है वो, ठीक है। तो मतलब कि इस 50,000 में इंक्लूड था ना वो, और 50,000 का 1/8 कितना हो गया 6,250। तो सर जब लोडिंग का पोर्शन निकालेंगे तो वो किस में छुपा होगा, इस 6,250 के अंदर छुपा होगा, ठीक है। तो अपन को डिवाइड करना है इसके अंदर, इन दोनों को नहीं लेना अपन को, क्योंकि इसमें सर लोडिंग का पोर्शन नहीं होता है एक्सपेंस में। ऐसा नहीं होता कि एक्सपेंस को अपन ऐड करके भेज रहे हैं,
100 रुपये का खर्चा किया तो 20% का लोडिंग का पोर्शन ऐड करके भेज दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। लेकिन परचेज प्राइस को अपन भेज सकता है कि मेरे 100 रुपये का पता था तो 120 में ले ले, तो दैट इज लोडिंग का पोर्शन 20 रुपीज़ का, तो वो उसमें होता है, एक्सपेंस में नहीं होता है, ठीक है। तो जब उसने इन्वॉइस प्राइस बनाया तो उसका इन्वॉइस प्राइस कैसा था, ये देखो। जब उसका इन्वॉइस प्राइस बनाया गया था तो इन्वॉइस प्राइस क्या होता है, अपना कॉस्ट प्लस लोडिंग, ठीक है। या तो कॉस्ट पे होगा या फिर लोडिंग ऐड करके भेजेगा इन्वॉइस प्राइस। तो यहाँ पर जब उसने ट्रांसफर किया तो कैसे किया, देखो उसने 25% हायर ऑन द कॉस्ट था। इसका मतलब कि कॉस्ट पे वैल्यूएशन किया उसने, तो उसको क्या मान लेंगे अपन 100, जिसपे अपन लोडिंग का पोर्शन निकालते हैं उसको 100 मान लेते हैं। तो अगर कॉस्ट 100 है तो लोडिंग कितना 25, तो इन्वॉइस प्राइस कितना 125, 100 प्लस 25 इज इक्वल टू 125, ठीक है। तो अपन क्या निकाल लेंगे, स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व का मतलब होता है लोडिंग का पोर्शन क्लोजिंग स्टॉक के अंदर। तो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर कितना था 250, ये जो था इनवॉइस प्राइस पे था दैट इज 125, तो डिवाइड करेंगे 125 का। अगर ये कॉस्ट होता तो 100 डिवाइड करते, बट ये जो ये 6250 है वो क्या था इनवॉइस प्राइस, दैट इज ये था 125। अपन को निकालना क्या है, लोडिंग का पोर्शन क्लोजिंग स्टॉक के अंदर दैट इज 25 निकालना है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, तो ये हो जाएगा 625 डिवाइड बाई 125 मल्टीप्लाई बाई 25 दैट इज 1250, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने स्टॉक रिजर्व निकाल लिया। अब वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो अपने पास बाई अनसोल्ड स्टॉक कितना आया था 6625, और रिवर्स में एंट्री पास करनी पड़ेगी स्टॉक रिजर्व को हटाने के लिए, कितना 1250, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने वैल्यू को पुट कर दिया। अब क्या करना है सर, अब अपन को निकालना पड़ेगा कमीशन, क्योंकि अपन ने सारा का सारा इन्फॉर्मेशन पुट कर दिया। अब उसने बोला था कि जो प्रॉफिट निकलेगा वो निकलेगा, जो कमीशन निकलेगा वो निकलेगा प्रॉफिट के ऊपर आफ्टर डिडक्टिंग द सच कमीशन, ठीक है। तो एक बार अपन प्रॉफिट निकाल के देखते हैं कितना होता है। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसमें से जो एक्सपेंस थे वो हटा देंगे। तो देखो कितना आता है, ऐड करके देखते हैं। 37,500 प्लस 10,000 प्लस 5,400 प्लस 6,625 दैट इज आ जाएगा 59,250। तो कमीशन निकाल लेते हैं। पहले वर्किंग नोट नंबर 114 बनाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ स्पेशल कमीशन, ठीक है। तो उसने बोला कि जो स्पेशल कमीशन निकलेगा ना वो निकलेगा प्रॉफिट माइनस सच कमीशन। सच कमीशन का मतलब कि स्पेशल कमीशन को हटाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पर निकलेगा, ठीक है। तो अपन पहले ये निकाल लेते हैं कि सर स्पेशल कमीशन को हटाने से पहले प्रॉफिट कितना है, मतलब कि प्रॉफिट बिफोर स्पेशल कमीशन, वो तो निकाल सकते हैं ना अपन, क्योंकि ये सारे के सारे अपन एक्सपेंस हटा दिए यहाँ पर, सारे कमीशन हटा दिए, कंसाइनर के एक्सपेंस हटा दिए, कंसाइनिंग के एक्सपेंस हटा दिए, गुड्स एंड कंसाइनमेंट हटा दिया यहाँ से। तो यहाँ पर सिर्फ कौन सा एक्सपेंस हटना बाकी रह गया, स्पेशल कमीशन। तो इनको ऐड करके इसमें से खर्चे हटा देंगे तो आ जाएगा बिफोर सच स्पेशल कमीशन, ठीक है। तो प्रॉफिट वो कौन सा आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर स्पेशल कमीशन। तो देखो कितना आता है, इसका ऐड करते हैं तो कितना आता है ये 59,525 माइनस कर देंगे 50,000 माइनस 2,400 माइनस 2,000 माइनस 3,000 माइनस 125, ओके। सो आपका जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 875, ठीक है। तो ये प्रॉफिट आ रहा है बिफोर सच कमीशन। तो इसको निकालने के लिए अपन ने क्या किया, जैसे नॉर्मल कमीशन निकालते हैं बिल्कुल वैसे निकाला, टोटल ऐड किया क्रेडिट साइड का, उसमें से एक्सपेंस को लेस कर दिया, तो फिर जो निकल के आया वो आ गया अपने पास प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन दैट इज स्पेशल कमीशन, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसमें से क्या करना है अपन को, स्पेशल कमीशन हटा देना है, ठीक है, वो मुझे नहीं पता। और फिर जो निकल के आएगा वो कौन सा कमीशन होगा, वो कौन सा प्रॉफिट होगा आपका, प्रॉफिट आफ्टर स्पेशल कमीशन, ठीक है। तो यहां पर जब उसने स्पेशल कमीशन निकालने की बात करी तो कौन से वैल्यू पे बात कर निकालने की, इस वैल्यू पर, मतलब कि प्रॉफिट कौन सा लेना आपको आफ्टर सच कमीशन। तो वही तो बोला इसने यहां पर, देखो कि जो प्रॉफिट लेना है वो लेना आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन, मतलब कि स्पेशल कमीशन हटाने के बाद जो प्रॉफिट निकल के आएगा
मतलब इसको हटाने के बाद जो प्रॉफिट निकल के आएगा उसको उस पर क्या करना है आपको, रेट को अप्लाई करना है, ठीक है, जो रेट गिवन है स्पेशल कमीशन की। बट ना तो मुझे स्पेशल कमीशन पता है, ना मुझे प्रॉफिट आफ्टर स्पेशल कमीशन पता है, क्योंकि जब स्पेशल कमीशन पता होगा तब मैं क्या पता लगा सकूंगा कि मेरा प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना है, और फिर उस पर रेट को अप्लाई कर दूंगा। बट दोनों चीज़ें मिसिंग है यहाँ पर, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, देखो इस केस में जिस तरीके से अपन इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या लोडिंग को अपन वहाँ पर 100 मान के चलते थे, क्योंकि 100 किससे मानते थे, जिस पे रेट गिवन होता था, जिस पे रेट को अप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर तीनों में से किसके ऊपर रेट अप्लाई करना पड़ रहा है, जब मैं स्पेशल कमीशन निकालूंगा तो कौन सी वैल्यू पर अप्लाई करूंगा रेट को, प्रॉफिट आफ्टर स्पेशल कमीशन पे। तो इसे अपन मान लेते हैं 100, ठीक है। तो इसे 100 मान लिया। अब जो स्पेशल कमीशन है वो कितना परसेंट है, देखो यहाँ पर वो था अपने पास 5%। तो अगर मैं बोलता हूँ कि इस प्रॉफिट आफ्टर स्पेशल कमीशन कितना आपके लिए 100, तो 100 का 5% कितना 5, यही हुआ। तो सर आप ये निकाल सकते हो प्रॉफिट बिफोर स्पेशल कमीशन कितना होगा, ये हो गया 105, ठीक है। बैलेंस बेस निकाल लिया। अगर 105 में से 5 को लेस करोगे तो ही तो 100 आएगा। तो मैंने इसको 100 मान लिया, प्रॉफिट आफ्टर स्पेशल कमीशन को 100 मान लिया। तो सर स्पेशल कमीशन निकालना था प्रॉफिट आफ्टर स्पेशल कमीशन के ऊपर, तो 100 का 5% कितना 5। तो सर बैलेंसिंग बेस से क्या निकाल लेंगे 105, क्योंकि देखो प्रॉफिट आफ्टर स्पेशल कमीशन माइनस कर रहे हैं स्पेशल कमीशन। तो अगर 105 होगा यहाँ पर और 5 को माइनस करूँगा तभी तो 100 आएगा। तो सर मैंने ये पता लगा लिया कि यहाँ पर जो 875 है ना वो मेरे लिए कितना है 105 है। तो अगर मैं स्पेशल कमीशन निकालना चाहूँ तो वो कैसे निकलेगा, सर अगर मुझे 8750 कितना है मेरे लिए 105 है, तो मुझे तीनों में से क्या निकालना है, ये 5 है निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो जैसे पहले करते आ रहे थे वैसे करना है। तो इसके फॉर्मूले भी होते हैं, लेकिन अगर फॉर्मूले को आप डिराइव करना चाहो तो कर सकते हो। वहाँ पर अपन ने सीखा था कि आफ्टर देयर खाओ तो क्या करना है, बिफोर करना है तो क्या देर का है। तो देखो ये रटने वाली बात है कि अगर बिफोर देयर खाओ तो अपन यूज़ करते थे R/100, और अगर आफ्टर देयर खाओ तो यूज़ करते थे 100 प्लस ये फॉर्मूला था। बट ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हो रहा है वो बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर आफ्टर गिवन था क्वेश्चन के अंदर, तो सर वो भी चीज़ तो ये ऐसे निकल के आ रही है आपकी, रेट कितना 5, 100 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा, वही तो निकल के आ गया यहाँ पर ये 5/105, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे सम को, तो ये कितना आएगा आपके सामने, ये आ जाएगा आपके पास 42 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो 42 रुपीज़ का कमीशन हो गया। तो ये स्पेशल कमीशन निकाल लिया अपन ने यहाँ पर, तो यह लिख देंगे टू गौरव, गौरव को मिलना है, और ब्रैकेट में स्पेशल कमीशन वो कितना निकाला अपन ने 42 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो इस तरीके से अपन बैलेंसिंग फिगर से लास्ट में निकालेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस में कितना अमाउंट जाएगा। तो लास्ट में जब प्रॉफिट निकाल दो कितना था 875, उसमें से 42 और कम कर दो तो वो आ जाएगा आपके पास नेट प्रॉफिट, दैट इज 8333, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को सम को सॉल्व करना है। तो इसका टोटल कितना हो जाता है 37,500 प्लस 10,000 प्लस 5,400 प्लस 6,625। तो दोनों तरफ का टोटल कितना आएगा आपके पास 59525, 59525, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने इसका टोटल निकाल दिया, ठीक है सर। इसके बाद लास्ट में तो इस सब में डिफरेंस सर यही था कि स्पेशल कमीशन था, वो स्पेशल कमीशन निकाला था आपको आफ्टर द कमीशन। तो पहले क्या किया अपन ने प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट निकालने के बाद अपन ने ये इक्वेशन बनाया, इस इक्वेशन के थ्रू सॉल्व कर दिया। अदरवाइज आप ये फॉर्मूला भी पुट कर सकते हो कि अगर आफ्टर गिवन हो क्वेश्चन में तो फॉर्मूला क्या होता है इसका R/100 प्लस R। बट मैंने ये लॉजिक से समझाया कि अगर लॉजिक से देखा जाए तो इस तरीके से वो सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो फॉर्मूला अगर रट के करना चाहते हो तो वैसे कर लो, लॉजिक समझना लॉजिक से कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद अपन ने कंसर्न अकाउंट बना दिया। अब अपन को क्या बनाना है, अब नॉर्मल लॉस अकाउंट, ठीक है। तो अब नॉर्मल लॉस अकाउंट के केस में पुट कर देंगे। अब नॉर्मल लॉस अकाउंट की एंट्री क्या बनती है, अब नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट कहाँ पोस्ट करेंगे अपन, डेबिट साइड में, दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंट। कितना था उसका वैल्यू 5400। क्या इसकी कुछ रिवर्स एंट्री पास हुई थी, रिवर्स एंट्री तब पास होती जब ये इनवॉइस प्राइस पे होता, ये इनवॉइस प्राइस पे है ही नहीं, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर बोला गया था कि सर इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि हम कितना वैल्यू कर रहे हैं अब नॉर्मल लॉस का 4000, लेकिन आपको देंगे कितना 80%। तो 4000 का 80% कितना हो जाता है,
अगर 4000 का 80% कर दो कितना 3200, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी से कितना मिलेगा 32,800। तो एंट्री क्या बनेगी, आपका लॉस कम होगा, लॉस कम होगा तो कहाँ पोस्ट करेंगे, डेबिट साइड में, और जो लॉस है वो कौन देगा आपको, इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो जो कैलकुलेशन किया जा रहा है ना वो किया जा रहा है 4000 पे, इस 5400 पे नहीं किया जा रहा। कंपनी बोलती है कि हमारे अकॉर्डिंग जो अबनॉर्मल लॉस बनता है वो 5400 नहीं है, वो 4000 है, लेकिन 4000 का पूरा पैसा नहीं देंगे हम आपको, हम 4000 का सिर्फ 80% देंगे, और 80% कितना 32,800। लेकिन सर अगर वो अबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन करके आपको नहीं बताता कंपनी, तो इस केस में इसका अपन 80% निकाल देंगे और वो यहाँ पर लिख देंगे। लेकिन इस सम के अंदर डिफरेंट ये था कि उसने बोला कि सर 4000 का अबनॉर्मल लॉस हुआ है उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर जो इंश्योरेंस कंपनी के अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया था वैल्यू अबनॉर्मल लॉस का, उसको लिया यहाँ पर 4000 और उसके ऊपर 80% निकाल के पता लगाया कि वो कंपनी मुझे कितना रुपये देने वाली है, ठीक है। तो 5400 में से अगर आपका रिकवरी कितना हो जाता है 32,800, तो आपका अल्टीमेट लॉस कितना 2200 का, तो वो ट्रांसफर हो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर से कितना 22,800, ठीक है। तो इस तरीके से सम को सॉल्व करना था अपन को। तो इसमें दो चीज़ें की रिक्वायरमेंट थी, एक कंसाइनमेंट अकाउंट और दूसरा क्या था अबनॉर्मल लॉस अकाउंट, तो वो अपन ने डील किया। सम में डिफरेंट क्या था सर, सम में डिफरेंट ये था, एक तो पहली चीज़ यहाँ पर यूनिट गिवन नहीं है तो बिना यूनिट के अपन को सॉल्व करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक कमीशन का पॉइंट डिफरेंट था, ये कमीशन का पॉइंट डिफरेंट था नहीं सर, एग्जैक्टली ये जो चीज़ था ना, ये वाला जो एडजस्टमेंट था वो अपने 11th क्लास में कर रखा है पहले से, ठीक है। तो इस टाइप का सम पहली बार देखा अपन ने इस चैप्टर के अंदर, अदरवाइज 11th क्लास में अपन ने इस टाइप के सम को देख रखा है पहले से, डील कर रखा है, ठीक है। तो ये नया नहीं था, बट इस चैप्टर के अंदर पहली बार डील किया इस चीज़ को, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सम है, डिफरेंट सम है, इसलिए अपन को उसको अच्छे से करना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क लगाना टिक पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन और सम डील करेंगे एंड इसके बाद एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है, वो डील करने के बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास होगी, इसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय, टेक केयर।